अगर आप मिलिट्री या पैरामिलिट्री में सर्विस करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स में बहुत तरह की अलग से कंसेशन मिलती है, बट क्योंकि हम लोग फाइल करवा लेते हैं अपने इनकम टैक्स को एक जनरल सिविलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। बट आज के इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए, जो हमारे मित्र हमारे भाई मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री में है, उनको मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि क्यों आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है, कौन सा फाइल करना जरूरी है और कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंसेशन आपको मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कंसेशन स्पेशल है। उससे पहले समझते हैं कि क्यों आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है और उसके कंप्लायंसेस और इम्पोर्टेंस क्या है। क्यों आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और किनको फाइल करना चाहिए। ग्रॉस इनकम अगर आपका 3 लाख से ज्यादा है, कौन से रिजीम में? ओल्ड टैक्स रिजीम में। आज हमारे पास कितने सारे रिजीम है? एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम पे हम लोग काम करते हैं। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप फाइल करते हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको फाइल करना होगा। अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल कर रहे हैं और 12,75,000 रुपए से कम का आपका इनकम है तो आप वहां पर आईटीआर नहीं भी फाइल करेंगे तो चलेगा। लेकिन बट ये सिर्फ और सिर्फ ये पहला कैटेगरी है। इसके बाद हमारे पास 4 और कैटेगरी है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं हमारे ना जानकारी होने के कारण। दूसरा पॉइंट समझिए कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का एक्सपेंस 1 लाख रुपए से ऊपर है पिछले साल में, यानी कि अगर आप जिस घर में रहते हैं आपके नाम पर अगर कोई बिजली बिल का मीटर लगा हुआ है, वहां अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का बिजली बिल उठा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप खुद या आपके फैमिली किसी फॉरेन ट्रैवल में, विदेश यात्रा में जाते हैं जिसका खर्च 2 लाख रुपए से ऊपर हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपके बैंक डिपॉजिट में, करंट अकाउंट प्राइमरली आप लोगों का नहीं होगा, लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में कभी भी डिपॉजिट 50 लाख रुपए से ऊपर का रहा है, एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने कोई सिक्योरिटी सेल किया हो, आपने शेयर सेल किया हो, आपके म्यूचुअल फंड के पैसे आए हो, आपके इंश्योरेंस के पैसे आए हो या आपने कोई जमीन बेचा हो, उस सिनेरियो में अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपका टीडीएस 25,000 रुपए से ऊपर कटा है तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको फाइल करना चाहिए। बट अगर आपकी टीडीएस 10 रुपए भी अगर कटती है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? पहला चीज है कि आपके पास एक जो इनकम का प्रूफ है वो है आपकी सैलरी स्लिप। सेकंड, फॉर्म 16। आपको कभी कभार तीसरे इनकम प्रूफ की भी जरूरत पड़ सकती है तो वहां आपका आईटीआर काम करता है। प्लस इस चीज को ध्यान रखिएगा, लोन तो सेकेंडरी चीज है कि लोन के लिए आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती है, बट आपकी अगर आप या आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं या जॉब करने जाते हैं तो वहां वीजा एप्लीकेशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको आपका आईटीआर देना पड़ता है और वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी आईटीआर या फिर डिपॉजिट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, उनके ही स्टेटमेंट एक्सेप्ट होती है। या बैंक आपके या जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है वो बैंक मैनेजर लिखित में देता है एक लेटर हेड पे कि आपका इतना पैसा उनके पास डिपॉजिट है और आप फाइनेंशियली स्टेबल है, तब जाकर के वीजा अप्लाई होता है। टीडीएस रिफंड हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका 10 रुपया भी टीडीएस कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, वो आपका रिफंड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वो क्या होता है, 0-0 माना जाता है नेक्स्ट ईयर, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और उसमें दिखाते हैं कि यस ये हमारा कैपिटल लॉस है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि आप अपना आईटीआर जरूर फाइल करें। अब समझते हैं कि सिविलियन, सीएपीएफ एंड मिलिट्री के
टैक्सेस में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप एक सिविलियंस है तो काफी सारे मिनिस्ट्रीज में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब कर सकते हैं। पैरामिलिट्री एंड सीएपीएफ आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिलिट्री फोर्सेस आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। पेंशन स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड सिविलियंस है वो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और ईपीएफ में आते हैं। पैरामिलिट्री एनपीएस जीपीएफ ओल्ड पेंशन वो अभी कोर्ट के रिव्यू में है, डिसीजन नहीं आई है। मिलिट्री फोर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। राशन मनी अलावेंस स्टैंडर्ड सिविलियंस को नहीं मिलता है। यस, पैरामिलिट्री एंड सीएपीएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, जैसा कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट है। मिलिट्री फोर्सेस यस वो भी फुली तरह से एग्जेम्प्टेड है। राशन मनी अलाउंस में हाई एल्टीट्यूड एंड फील्ड अलाउंस सिविलियंस को नहीं मिलती है। यस, सीएपीएफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले फोर्सेस इसमें एग्जेम्प्टेड है, बट एक सर्टेन लिमिट्स तक, वो हर एक फोर्सेस का अलग अलग है। मिलिट्री फोर्सेस यस उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। गैलेंट्री अवार्ड एप्लीकेबल नहीं है सिविलियंस के लिए। अगर आप पैरामिलिट्री में है, सीएपीएफ में आपको किसी तरह का अवार्ड मिला है जिसमें कि महावीर चक्र हो सकता है, शौर्य चक्र हो सकता है, इस तरह का कुछ अवार्ड मिला है तो आप उसमें मिलने गए अवार्ड को आप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में टैक्स फ्री डिक्लेयर करवा सकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस में ये एग्जेम्प्टेड है और पूरी तरह से टैक्स फ्री है। डिसेबिलिटी पेंशन टैक्सेबल है अंडर एज स्टैंडर्ड सैलरी सीएपीएफ के लिए। मिलिट्री फोर्सेस के लिए ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन जो हमारे सीएपीएफ को मिलती है वो है राशन मनी एग्जेम्पशन, रिस्क एंड हार्डशिप ड्यूटी जहां की एग्जेम्प्टेड है 4200 रुपए प्रति माह से लेकर हाई एल्टीट्यूड में 1600 रुपए, और काउंटर इंटेंजेंसी में अगर आप है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में 3900 रुपए प्रति मंथ आप हार्ड एंड रिस्की ड्यूटी में अगर आप जाते हैं तो वहां रिबेट ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 आई के अंतर्गत आप इसमें रिबेट ले सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में आप इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं, जिसमें कि गैलेंट्री मेडल में आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इस तरह के कोई भी अवार्ड अगर आपको मिली है तो आप उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। फॉर्म 16 आप लोगों ने निकाल लिया होगा, आप लोगों को अवेलेबल हो चुका है, उसे समझे कैसे। फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो कि आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है और वहां क्वार्टर वाइज आपके टैक्स जो भी डिडक्ट हुए वो आपका दिखाया जाता है, और उसे आपको ध्यान देना आईटीआर फाइल करते समय कि वो मैच करे आपका 26 एएस के रिकॉर्ड से। आप उससे एक बार जब भी सीए से फाइल कराते उन्हें जरूर बोले कि अपने फॉर्म 16 से वो मैच कर ले, लेकिन जनरली सभी सीए ये जानते हैं कि उन्हें मैच करना है इसे। पार्ट बी में आपका सैलरी का कंप्यूटेशन है, जिसमें कि आपकी ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्टेड अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन और नेट टैक्सेबल इनकम सारी चीजें दी गई होती है। आईटीआर फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, किन्हें कौन से फाइल करने चाहिए, चलिए समझते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। प्राइमरी जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी तरह का हाउस रेंट आता है तो आपको वहां पर आईटीआर 1 फाइल करना है, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ एक प्रॉपर्टी से। अगर आपका दो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है तो वो आप फाइल करेंगे आईटीआर 2 में। साथ ही साथ अगर आपका किसी तरह का कोई कैपिटल गेन है, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, वो पैसा आपने विड्रॉ किया, आपने स्टॉक्स रखा था, स्टॉक्स को आपने विड्रॉ किया, आपने बॉन्ड्स परचेज कर रखा था, उसे आपने सेल किया, आपने लैंड परचेज किया, या फिर आप फॉरेन की कोई एसेट्स रखे जैसे फॉरेन कंट्री के कोई शेयर्स हो, क्रिप्टो हो, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। आईटीआर 3 जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, आईटीआर 4 प्राइमरी बिजनेसमैन के लिए है। टैक्स स्लैब हमारे पास ओल्ड और न्यू दो प्रकार का है। ओल्ड रिजिम में 2.5 से 3 लाख में 5% है, 3 से 4 लाख में 5% है, 4 से 8 लाख में 20% है, 8 से 12 में 20, 12 से 16 में 30, 16 या 24 लाख में 30% है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम के कुछ स्लैब्स है जिसमें कि आप टैक्स रिबेट अप्लाई होते 87A के अंदर कि 3 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम में नील है 2.5 लाख तक, 3 लाख तक भी नील है, 3 से 4 लाख में 5, 4 से 8 में 5, 8 से 12 में 10, 12 से 16 में 15, 16 से ऊपर 30%। बट यहाँ एक कंडीशन है कि आप लोग बोलेंगे कि हमारा तो 12 लाख रुपए है, हमें तो टैक्स नहीं लगता। यस, बिल्कुल नहीं लगता, वो रिबेट है, ये सैलरीड पर्सन के लिए है। अगर कोई इन जनरल पर्सन है
तो वहां पर उन्हें टैक्स लगेगी। अगर आप पेंशनर हो जाते हैं तो आपको फिर इसी टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। आपका 12 लाख वाला स्लैब वहां पर खत्म, ठीक है। अब इस साल का जो हो रहा है उसका क्या सिस्टम है, वहां का है पहला जो 3 है यानी कि 4 लाख रुपए तक नील है, 4 से 8 लाख में 5, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 एंड अबव का 20% का टैक्स है, ठीक है। उसमें भी 12 लाख रुपए तक का रिबेट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 12,75,000 रुपए तक हमारा अगर इनकम है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 87A। एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होते हैं सीएपीएफ के डेजिग्नेशन वाइज। एक कांस्टेबल का हमने एग्जांपल लिया है जिनकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 6.5 लाख रुपए, एग्जम्पशन है 45,000 रुपीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपका ओल्ड टैक्स रिजिम का है और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम का 75,000, यानी कि नेक्स्ट नेट टैक्सेबल इनकम 5,30,000, इनको रिबेट मिला 6,500 रुपए का, यानी कि इनका फाइनल टैक्स जो है वो हो जाता है 0। एक सब इंस्पेक्टर का 9,40,000 रुपए का ग्रॉस सैलरी है, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का एग्जम्पशन मिला, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम हो गया इनका 8,60,000 रुपए। तो अगर 4 लाख पे इन्हें नील लगा, 4 से 8 लाख में 5% यानी 20,000, 8 से 8.6 में 10% यानी 6,000, टोटल आया हमारा 26,000। लेकिन क्योंकि हमारा इनकम 12 लाख से नीचे है तो टैक्स हो गया 0। अब अगर एक असिस्टेंट कमांडेंट का मैं ले लूं तो ग्रॉस सैलरी एक अंदाजन मैं पकड़ूं कि 16,50,000, राशन मनी का आपको एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, ये बहुत लोगों का छूटा हुआ है, 45,000 रुपए का आपको अलग से एग्जम्पशन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, यानी नेट टैक्सेबल इनकम हुआ 15,30,000, 4 लाख से 8 लाख में 5% यानी कि 20,000, 8 से 12 लाख में 10% यानी 40,000, 12 से 15,30,000 पे 15% यानी कि 49,000, टोटल टैक्सेबल इनकम 1,09,500 प्लस 4.5% का सेल्स, टोटल जोड़ करके 1,13,800 ये टैक्स आएंगे एक असिस्टेंट कमांडेंट का। हमेशा ध्यान रखिए राशन मनी का एग्जाम्पशन बहुत कम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम्पशन आपको लेना चाहिए। आप अपने सीए को ये बताइए, इन्फॉर्म कीजिए कि ये हमें मिलता है, वो जरूर ऐड कर लेंगे। अब कौन सा बेटर है, ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम? ओल्ड टैक्स रिजिम तब आपके लिए बेहतर है जब आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डिडक्शन ले रहे हैं और वो आपका 3,75,000 रुपए से ज्यादा का है, तब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को कंसीडर करना चाहिए। न्यू टैक्स रिजिम यस बेटर है क्योंकि वहां पर जीरो लायबिलिटी, आप 12,75 तक निश्चिंत है, फ्री है और कोई चिंता करने की बात नहीं है। डिडक्शन ओल्ड में हमें 50,000 मिल रहा था, न्यू में हमें 75,000 मिल रहा है। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई जीपीएफ का रिसिप्ट देने का जरूरत नहीं, कोई एलआईसी का कॉपी देने की जरूरत नहीं, कोई रेंट स्लिप देने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी एनहांस है, किसी तरह का कोई आपको लॉक इन वाले में डालने का मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको टैक्स रिबेट के लिए डालना ही होगा, आप रादर कोई बेहतर प्रोडक्ट भी चुन सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्या क्या चीजें हैं जहां हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं तो 80C में 1.5 लाख आपको मिल सकता है, जिसमें जीपीएफ, आपका एनपीएस और कोई इंश्योरेंस आप रखते हैं तो वो उसमें आप निकाल सकते हैं। 80D में हेल्थ केयर क्लेम अप टू 25,000 अपने लिए या अपने फैमिली के लिए और 50,000 रुपए का अपने पेरेंट्स के लिए, यानी टोटल आप 75,000 रुपए का रिबेट 80D में ले सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स का और अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखते हैं तो। अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B में आप 50,000 तक का ले सकते हैं एनपीएस ट्राई 1 में, ठीक है। सेक्शन 24B में आप होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पर आप रिबेट निकाल सकते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप आईटीआर सही से फाइल नहीं करते या वहां पर किसी तरह के मिस्टेक हो जाती है तो। अगर डिफेक्टिव रिटर्न रहता है तो वहां पर अगर गलत आईटीआर फाइल हो गया, मिसमैच आया क्लेम में, तो आपको उसे रेक्टिफाई करना होगा 15 दिन के अंदर या फिर उसे इनवैलिड। सेक्शन 270A में पेनल्टी आपको हो सकता है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, इंटेंशनली हाइडिंग, आप जानबूझकर छिपा रहे हैं, कोई रेंटल इनकम है उसे छिपा रहे हैं, कैपिटल गेन को आपने दबा लिया, फॉल्स क्लेम किए हैं तो आपको यहाँ पर चैलेंजेस आ सकता है और एक अच्छा खासा पेनल्टी यानी कि 50% से लेकर 200% तक का आपको टैक्स जो आपने बचा लिया उस पर
आपको पेनल्टी लग सकता है। थर्ड, सेक्शन 234 इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है उसमें अगर आप डिलेड कर देते हैं, इनकरेक्ट फाइलिंग कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको 1% का इंटरेस्ट हर महीने लगेगा, जो भी आपने इंटरेस्ट को टैक्स से बचाया। यानी कि एग्जांपल लीजिए, आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला था, उसने बचा लिया, तो 1 लाख रुपीज का 1% यानी कि 1000 रुपी एवरी मंथ, मंथली आपको वहां पर पेनल्टी जोड़ा जाएगा अगर आपने गलत फाइलिंग करवा लिया। तो अगर आपने बाय चांस फाइल कर दिया कैपिटल लॉसेस में या प्रॉपर्टी के फाइलिंग में, आपने प्रॉपर्टी सेल किया और उसमें से कैपिटल गेन आपने छिपा लिया, तो उस सिनेरियो में आपको अभी के लोन पर भी रिस्क है और आगे लोन मिलने में भी रिस्क हो सकती है, प्लस पेनल्टी जो लगेगी वो अलग। तो बहरहाल पॉइंट, लास्टली पॉइंट फाइनली यही है कि आपको आईटीआर फाइल करते समय ध्यान देना है कि आपकी आईटीआर फाइल सही हुई है, और एक बार खुद से गो थ्रू जरूर करें। यस, ये सारे प्रोफेशनल्स है, बहुत एक्यूरेसी से चीजें करते हैं, बट वो भी इंसान है, कभी मिस्टेक हो सकती है, चीजें छूट सकती है, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपके जीवन में क्या हुआ है वो आपको बेहतर पता है, सीए को कम पता है, तो एक बार उनके साथ बैठकर आपको डिस्कस जरूर करना चाहिए, पूरे साल को रिकॉल जरूर करें और समझे जरूर, और उन्हें बताए कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, एक बार पासबुक को रिव्यू करें, उसके बाद उनको अपडेट दे और अपने आईटीआर को सही से फाइलिंग करें। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको आईटीआर फाइल करने में हेल्प करे या फाइल करके दे हमारी सीए की टीम, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे, जो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी आईटीआर फाइल करके देगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो कि सैलरीड है और सीएपीएफ में है। जय हिंद, धन्यवाद।